स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी दोस्तों 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करके जाने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, जरा सा भी दोस्तों स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके दोस्तों सामाजिक विज्ञान के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिस प्रकार से समय की संख्या निर्धारित की गई है, जिस प्रकार से पूर्णांक का निर्धारित किया गया है, जिस प्रकार से सामान्य निर्देश का निर्धारित किया गया दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है सभी प्रश्न। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो का एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों और वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों 14 जुलाई ठीक है 1789 में हुआ था, यानी घ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और एग्जाम में दोस्तों तहलका मचा के आइएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है, यानी कहने का मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। काफी ज्यादा मशहूर प्रश्न है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका जो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक जो है रूसो थे। ठीक है, चलिए 3 नंबर का आता है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ये प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना दोस्तों जोसेपी मैथ्सिनी ने की थी, जिसका नाम मेजिनी भी है। ठीक है, मेजिनी। अगर दोस्तों जोसेपी मैथ्सिनी का जहां पर भी लिखा हुआ दिखेगा ऑप्शन में, आपको वही को टिक करना। ठीक है, अगर मेजिनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब। ठीक है, चलिए दोस्तों अब 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। हालांकि दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1871 हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी पे कहीं भी, क्योंकि दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम 2023 के 20 मार्च को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए कि शुक्ल संघ जलाइबेन की स्थापना जो है किसकी पहल में की गई। तो ये दोस्तों प्रसा की पहल में की गई थी, यानी कि का ऑप्शन कहें तो राइट आंसर होगा। और आ गए एक दिल दहलाने वाला प्रश्न। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो कब हुआ है दोस्तों, क्या आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और इसका जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है दोस्तों तो बेकार 2023 की आप जो है तैयारी कर रहे हैं और आपका 20 मार्च का पेपर ऐसे भी बर्बाद जाने वाला है। इससे अच्छा तैयारी मत कीजिए, और अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो नेम के साथ कमेंट में दीजिए, ताकि मैं भी देखूं कि किसका क्या नाम है और कितना सही कर रहा है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए कि 6 नंबर का ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 7 नंबर का था कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये दोस्तों हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी, जो कि आपके रुपयों में 10 के रुपये बोले 20 के रुपये बोले उनका चित्र होता महात्मा गांधी का। चलिए ठीक है, 8 नंबर का था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। और यह कथन जो है किसने दिया था, तो यह कथन भी भारत के एक महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कहने का मतलब है ग ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो वही प्रश्न हो गया है जो कि 10 के रुपये में 20 के रुपये में जिनका चित्र होता है प्यारे बापू 2 अक्टूबर का जिनका जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मनाते हैं, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए मोहनदास करमचंद गांधी। अब 10 नंबर कहता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी दोस्तों ये गफ्फार खान को कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए कहाँ चलना है, तो 11 नंबर प्रश्न की ओर चलना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम होता है जैव और अजैव। चलिए यहाँ पर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर में वह कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या। आखिर किसके कारण से पंजाब में भूमि का कटाव हो रहा है, यानी कि बहाव हो रहा है, जिसके कारण जो है भूमि
अधिक जो है कटती जा रही है, तो ये दोस्तों अधिक सिंचाई से हो रही है, ठीक है। का ऑप्शन कहें तो राइट आंसर हो गए। चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों ये 1992 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट कीजिए तो जल्दी से कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। नहीं पता है दोस्तों तो कमेंट में कहिएगा सर हमको नहीं पता, कृपया करके आंसर बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण दिवस ये जो एक ऐसा प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर कहता है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। काली मृदा कहाँ नहीं पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो तीनों भारत के ऐसे तीन राज्य हैं जहां काली मृदा अतिरिक्त रूप से पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में दोस्तों काली मृदा नहीं पाई जाती है, ठीक है। बालुई जो जिसको हम लोग कहते हैं रेतीला, चलिए ये आपका राजस्थान में होता है। इनमें से कौन सी टिप्पणी, कहने का मतलब कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। किसके कारण से प्राणी जात, प्राकृतिक वनस्पति जात जो है यहाँ पर जिसके कारण, किसके कारण से ह्रास नहीं होता, किसके कारण से कम नहीं होता दोस्तों, कृषि प्रसार से इसका राइट आंसर हो, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों आप खेती करते हैं और खेती में दोस्तों कोई भी फसल उगाते हैं, मान के चलिए सड़क के किनारे पेड़ पौधे को उगाते हैं, तो इसमें ना ही किसी प्रकार का वनस्पति का ह्रास होगा, ना ही प्राणी जात का ह्रास होगा। यह कहने का मतलब कृषि प्रसार राइट आंसर। चलिए बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर बताइए किसका होगा। तो उत्तर होगा दोस्तों ख ऑप्शन, ठीक है, 1973 राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय परिकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया। तो ये दोस्तों संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, तीनों में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संघ को द्वारा विभाजन में रखा गया। तीनों कहने का मतलब है ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं कहाँ, 18 नंबर में बढ़िए क्या बोलता है कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है, किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया। तो ये दोस्तों इल्तुतमिश हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों इसका ख ऑप्शन होगा। अच्छी तरह से इसका जो है उच्चारण शब्द को पकड़िएगा, ठीक है, इल्तुतमिश होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर, ठीक है। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यत्व बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल बहाव को, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होता है। कहने का मतलब दोस्तों इसका जो आंसर है ये ग ऑप्शन होगा, ठीक है, ग ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 20 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों बहुत बार कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया गया, सरदार नर्मदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर कहता है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्यतः किसी भी देश का अगर हम कह सकते हैं कि ये जो देश ये विकासशील देश है, तो हम ऐसा क्यों कहा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि उनका जो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति तीनों जो है काफी ज्यादा बेजोर है, तो ये इस प्रकार से उस देश जो है विकासशील देश में आता है। ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 22 नंबर कहता है मानना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, टोटल परिवार की संख्या कहें तो 4 है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का आय दोस्तों 5,000 रुपया, प्रत्येक व्यक्ति का आय 5,000 रुपया है। अगर तीनों परिवार की आय क्रमशः दे दिया गया है 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय की गणना ज्ञात करें। कहने का मतलब दोस्तों एक जो 4 परिवार का, एक देश में 4 परिवार के लोग हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय दोस्तों एक परिवार का यहाँ पर एक सदस्य का 5,000 है, तो पूछा है कि यहाँ पर 3 गो का दे दिया है और चौथा का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 4 गो परिवार था और प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब है 5,000, तो 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5 चौके 20, कहने का मतलब दोस्तों 20,000, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 गो का जो है यहाँ पर आय का गणना दिया गया है 4,000, 7,000 और 3,000, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14,000 दे दिया गया है 3 गो को मिला के, तो बोला है कि चौथा का ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग 20
हजार में से दोस्तों यहाँ पर 14,000 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो बचेगा 6,000। ठीक है, 6,000 बचेगा। तो चौथा व्यक्ति का गणना कितना आया, 6,000 आया। चलिए, क्या दिक्कत हुआ, नहीं। चलिए नेक्स्ट। तो 22 नंबर का आता है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की गई है। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों रहेगा दोस्तों। तो किसी भी मानव विकास रिपोर्ट देश के आधार पर तुलना कर सकते हैं। ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 24 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक वर्ष में पैदा हुए, ठीक है, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की क्या काल। कोई भी देश है दोस्तों, ठीक है, उसमें 1 वर्ष में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से दोस्तों 1000 जीवित बच्चे में से 1 वर्ष की आयु से 1000 गो में से 1 आयु के बच्चे, 1 वर्ष के आयु के बच्चे अगर मर जाते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, तो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर कहता है दोस्तों कि वनों उत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां है। तो ये दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है, कहने का मतलब है ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। और जब भी कहे सरकारी, जब भी बात है सरकारी की, तो दोस्तों इसमें जो क्षेत्रक पूछेगा, जो क्षेत्रक पूछेंगे ये संगठित क्षेत्रक होंगे। ठीक है, संगठित क्षेत्रक होंगे। प्राइवेट की बात है तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्रक होंगे, लेकिन जब भी सरकार की बात आए दोस्तों हमेशा कहिएगा संगठित क्षेत्र होंगे। और प्रश्न में पूछेगा प्राइवेट वाला नहीं बल्कि सरकारी वाला। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कहता है कि रमेश, ठीक है, और सुरेश, नरेश और राकेश, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश टोटल 4 भाई हैं। रमेश दोस्तों उनका जो काम ये खेतों में काम करना है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आएगा, कौन तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा प्रदान करेगा चारों भाइयों में। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रमेश है दोस्तों ये खेत में काम कर रहा है और सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह देखना है कि जो नरेश है ये एक शिक्षक है जो कि सेवा का काम कर रहा है। ठीक है, नरेश सेवा का काम कर रहा है। और जो राकेश भी एक टैक्सी ड्राइवर यानी कि लोगों को यातायात का साधन पहुंचा, यह भी जो आपका सेवा क्षेत्र है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नरेश और राकेश। राइट आंसर कहां दिख रहा है, ऑप्शंस गा देखिए ना, नरेश और राकेश, करिए सही। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर। ठीक है, कहता है प्रश्न कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, ठीक है, जो वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अपना पंजीयन करवाता है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होगा। मनरेगा के आधार पर 2005 में महात्मा गांधी परियोजना, महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम के आधार पर यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक 100, यहाँ पर 1 वर्ष में 100 दिनों की गारंटी दिया जाता है रोजगार का। कहने का मतलब है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपसे भी बहुत अच्छे हैं और कहिएगा सर ग ऑप्शन सही होगा क्योंकि आप कहेंगे 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर कहता है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिसमें से सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि ना हुई। तो करण जो यहाँ पर करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। और कहने का मतलब इस प्रश्न का समझ लिए तो कभी दिक्कत नहीं होगा जीवन में। ठीक है, एक खेत में जो लक्ष्मण का खेत है दोस्तों उसमें से उनका कुल परिवार 4 व्यक्ति है, ठीक, जो काम करते हैं और सालाना दोस्तों 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, 20 क्विंटल, 100 किलो को दोस्तों हम लोग 1 क्विंटल कहते हैं, तो समझ लीजिए 20 क्विंटल को हम लोग कितना कहेंगे। ठीक है, तो लक्ष्मण के चचेरे भाई जिसका नाम है करण, ठीक है, तो 1 वर्ष में लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, उसी खेत में गेहूं की खेत में ही कार्य किया, लेकिन गेहूं की जो वृद्धि है ये ना हुई बल्कि जो 20 क्विंटल ही रह गई। तो ये जो है
करण जो है किस परिस्थिति को श्रेणी में रखा जाएगा। अगर करण नहीं भी रहता तो 20 किलो गेहूं उत्पादन होता, और करण मिलकर भी काम किया तो वहां पर 20 किलो ही गेहूं का उत्पादन हुआ। और कहने का मतलब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में पाई जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 4 व्यक्ति ने मिलकर खेत में 20 किलो ही क्विंटल का अनाज उपाया, लेकिन 5 व्यक्ति जब मिला करण मिल गया तो दोस्तों 20 क्विंटल ही अनाज उगा पाया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझदार है। नेक्स्ट कहता है 30 नंबर, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादक के ही गणना क्यों की जाती है। इसलिए की जाती है दोस्तों कि दोहरा गणना की समस्या से बचने के लिए। और अब नेक्स्ट पूछता है 31 नंबर की सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, और यह ऑप्शन असत्य है। ठीक है, यानी कि सत्य है। 32 नंबर का था निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं हो। तो दोस्तों बेल्जियम में फ्रेंच, जर्मन और डच तीनों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन स्पेनिश नहीं बोली जाती। ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए 33 नंबर का था कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया श्रीलंका को राष्ट्र बनने के बाद। ठीक है, और श्रीलंका कब राष्ट्र स्वतंत्र बना। तो ये दोस्तों 1948 में बना। और भारत स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ भारत को, कमेंट कीजिएगा आंसर। और 35 नंबर का था निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा तो कहिएगा सर कौन वाला इसका राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों आपका निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों की सरकारी और क्षेत्र संविधान से स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। गो ऑप्शन राइट आंसर। 36 नंबर का था निम्न में से कौन भारत का अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा अरबी। ठीक है, अरबी ऑप्शन राइट आंसर। अब 37 नंबर को देख लीजिए कि निम्न में कौन सुमेलित है। सुमेलित वाला प्रश्न दोस्तों अधिक अच्छी से कर लीजिएगा, कहुओं से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, और ये दोस्तों काफी ज्यादा इसका प्रश्न का डिमांड रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें तो स्थानीय सरकार, अवशिष्ट सरकार ये सुमेलित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार, राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघीय सूची, केंद्र और सरकार, समवर्ती सूची आपका तो शामिल है ये। ठीक है, चलिए सुमेलित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यहां पर जो कथन ये कौन सा असत्य हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाएगा, ये सत्य है। 2 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी तक मैंने बात का जिक्र नहीं किया, क्या दोस्तों लाइक किए कि नहीं, कर लीजिए दोस्तों। और चैनल को शेयर करते हुए, ठीक है, यानी कि वीडियो को शेयर करते हुए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है 39 नंबर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अधिक अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन होगा दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग नहीं लेती है, धक्का मुक्का करके भाग लेती है। ठीक है, दबाव डाल के भाग लेती है। 40 नंबर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सुमेलित यहाँ पर कौन नहीं हो जाएगा, तो खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।